तेरी सितमगरी अबिया के कलम से माखूज किस्त नंबर 7 के साथ हम लोग हाजिर हैं। लिखारी ऑनलाइन हम लोग खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नहीं जाएंगी तो मैं अपनी परी को खुद ले जाऊंगा। वो उसे हल्का सा अलहदा करके अपने गले से मफलर निकाल कर अपने हाथ पे बांध के इसकी अलमारी से काले रंग की शॉल निकाली और उसके ऊपर और उठाकर उसे बाजू में भी उठा लिया। छोड़े मुझे, तुम मुझसे 4 साल छोटे हो, तुम्हारा अपना हाथ भी जख्मी है। वो गुस्से से उसे याद दहानी करवाते हुए बोली कि वो इससे छोटा है। हाथ उसने फिर मैं आपको उतार दूँ, आप मुझे उठा लें। वो चलते चलते रुकता हुआ बोला, इतने चालाक ना बनो। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें एक दफ़ा उठाया। वो कहते कहते ज़बान दांतों तले दबा गई थी, क्योंकि काले रंग की शर्ट पर टाइगर की तस्वीर में वो खुद ही कोई टाइगर लग रहा था। ऊपर से उसकी पेशानी पर हल्के बिखरे बाल और उसकी नुमाया होते डिम्पल से उसे अपनी फिक्र करता ये शख्स मनाल को पहली दफ़ा अच्छा लगा था। इसके गाल पर पड़ता डिम्पल देखकर वो कभी कभी जेलस होती थी, क्योंकि जब वो हंसता तो वो अल्लाह कयामत ढाता। वो दोनों भाई ही शानदार शख्सियत के मालिक थे। इस मजबूत शख्सियत वाले शख्स का मवाजना एक 7 माह के बच्चे से कर गई थी। वो जो उसे छोटा बच्चा कहती थी, हकीकत में वो उसके आगे खड़ी बच्ची लगती थी। ये मनाल के दिल ने बात तो तस्लीम कर ली थी, लेकिन वो अपनी बड़ी उम्र का रूप झाड़ना और इसके दिल को तस्कीन देता था। वाह, क्या पीती और क्या पीती का शोरबा। वैसे मुझे नहीं याद। वो उसके नाजुक सरापे को गौर देखता हुआ बोला था, दफ़ा हो जाओ, मुझे इन बातों में मत लगाओ और ना मेरा दिमाग चाटो। मेरी तबीयत पहले ही ख़राब है और मुझे उतारो। वो खुशबाना तंवर लिए उसे बोली, अब इतनी बुरी नहीं है जितनी बनती है। वो सटाए तेज़ी से चलने लगा, और तुम भी इतने अच्छे नहीं हो जितने नज़र आते हो। वो उसकी हरकतों से आजिज़ आ गई थी। आपका मतलब है मैं अच्छा हूँ? वैसे बता देना फिर कितना अच्छा हूँ। कुछ कुछ तो आपके दिल को लगता हूँ। वैसे तो मुझे यकीन है कि मैं हैंडसम हूँ। वाक्य पटपटाता हुआ बोला और सीढ़ियों से उतरने लगा। मुझे छोड़ो, सारे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सब सो गए हैं और अगर अगर आप अब बोले तो ये ही सीढ़ियों पर गिरा दूंगा। वो फिर से उसके जवाब सुनने के लिए रुका था। इतना मुझे पता है कि तुम मुझे गिरा नहीं सकते, ये मैं यकीन से कहती हूँ। तो फिर मानने में सिर्फ अच्छा नजर नहीं आता, बल्कि अच्छा हूँ भी। वो उसकी बात सुनता अपनी फ्लॉस भी झाड़ता उसे हॉस्पिटल ले गया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो उसकी हर बात पकड़ने पर तंग आ गए और बेबसी से बोली थी, और आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं आपको कब कह रहा हूँ कि मत बोले। आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तुम तो मुर्दों को बिना बिल्कुल ना छोड़ो, उन्हें भी कब्र से ही उठा लो। वो तंजिया हुई थी। उसने गाड़ी में बिठाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया था। इसका मतलब आप मुर्दा हैं? वो दूसरी साइड पर खुद बैठते हुए बोला, प्लीज़ अल्लाह का नाम है चुप हो जाओ। उसकी बातें सुन सुनकर वास्ते देने लगी थी। ओके, ये कहते हुए उसने संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट की थी, जबकि ये लफ्ज़ सुनकर मलाल ने शुक्र की सांस ली थी। वो फाइल मिली है कि नहीं, जिसमें इस खबीस इंसान का सारा रिकॉर्ड था? सॉरी सर, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन इरफान दुरानी ने मुझे अंदर तक नहीं घुसने दिया। एम्प्लॉय रोशनाल के सामने नजरें झुकाकर बोला, तो मैंने तुम्हें भेजा किस काम के लिए था? तुमसे इतना नहीं हो सका? फिलहाल मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, 1 मिनट से पहले पहले। वो गुर्राया। एम्प्लॉय बेचारा नजरें झुकाकर जल्दी से निकल गया। पीछे वो अपने सर में दर्द होते सर को मसलने लगा। वो रोशनाल को 3 दिन कहकर आया था और आज 5वां दिन था। वो दूसरे शहर में था। वो बहुत परेशान था, क्योंकि वो हुलिया बदल कर खुद नहीं जा सकता था। एक तो इरफान दुरानी उसे पहचान लेता, दूसरा इसको इतने मक्खन लगाने नहीं आते थे जो इसको अपनी बातों से फुसलाए और उसकी कमजोरियों को जान सके। वो रोशनाल बख्त था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना वजह पूछने वाला, ना दलील सुनने वाला, बस सीधा सीधा मुंह तोड़ने वाला इंसान था। इससे जिससे नफरत इसको होती थी, वो इसके रास्ते तक नहीं गुजरता था। और इरफान दुरानी इसके ज़हन में पलता ऐसा जरासीम था जो जब तक मर नहीं जाता तब तक वो सुकून से नहीं बैठा रहता। वो लोगों के नाम पर हुकूमत से लाखों करोड़ लेकर खुद के अकाउंट भर रहा था। वो ज़हन में ऐसा शख्स सोच रहा था जो ये काम खामोशी और होशियारी से करे और किसी को पता भी ना लगने दे। हसनाल। तकरीबन 15-20 मिनट के ज़हन में हसनाल का नाम आया था। हसनाल से बेहतर इंसान इस दुनिया में उसे मिल ही नहीं सकता है।
हसनाल का नाम ज़हन में आते ही उसके चेहरे पर साई छाई कसावत का ख़त्म हो गई थी। उसने बगैर सोचे-समझे इसको कॉल की थी और एक ही कॉल पर फ़ोन अटेंड कर लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आज कैसे याद कर लिया मुझे से ना बंदा ना चीज़ बंदे को? हसनान ने ड्रामाबाज़ी लगाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। यार आज मैं बहुत परेशान हूँ, तुझसे ज़रूरी काम था। वो अपने 3 महीने पहले वाले टोन में वापस आया था। रोशनाल ने सवाल-जवाब किए बगैर छूटते ही कहा था। वाह, वाह! इलामा इकबाल ने फिर सही कहा है। कौन याद रखेगा हमें इस दौर खुदगर्ज़ी में, हालात ऐसे हैं, लोगों को खुदा याद नहीं रहता। आपके अब्बा हज़ूर का नाम क्या है? वो इसके शेर सुनता दाँत पीसता बड़े इख़लाक़ से बोला था। आपको नहीं याद भाई? तो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। हमारे अब्बा का नाम सग़ीर हाकिम बख्त है, बकौल मेरे हिटलर। वो रोशनाल को वज़ाहत देते हुए बोला था। तो फिर इन्हीं हिटलर का जानशीन बन, ज़्यादा इकबाल का जानशीन बनने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या, जब घर आए थे तो मेरे लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा था। हिटलर से बड़ी सिफ़ारिशें हो रही थीं। मैं भी इस ज़ालिम ज़माने में कितना मासूम हूँ, जो आपको समझ सका। सोचा था सगा भाई है, दूर रहने की वज़ह से मुझे याद करता हुआ प्यार करेगा और ऊपर से आप शहर में दूर बैठे हैं, पर आप भी उसी हिटलर की जानशीन निकला। बेटा मैं वही हूँ जो आज से साढ़े 3 महीने पहले था। प्यार अपनी जगह, फितरत अपनी जगह। वो फिर आगा जान पंजाबी ज़बान में खूब कहते हैं। अरशनाद ने उसे तजस्सुस में डालने के लिए उलझाया था। क्या? रोशनाल ने यकलफ्ज़ी बोला था। आगा जान अर्ज़ करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਭੈੜੇ और लाहौर विच भी भैड़े। शट अप इडियट इंसान! मैं अगर तेरे सामने होता तो तू मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू करता तो मैं तेरा मुँह तोड़ देता। आपके सामने नहीं है इसलिए ऐसे बकवास कर रहा हूँ। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तुम बकवास करते रहो। वो गुस्से से ऊँची आवाज़ में बोला था। अच्छा, अच्छा अर्ज़ करिए मैं सुन रहा हूँ। वो अब सीरियस हुआ था। मैं बहुत पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, पूरी रात मैं सो नहीं पाया। वो परेशानी से बोला ताकि आसानी से उसे हर बात क्लियर कर सके। क्यों? आपकी मासूमा ने बेलन से तवाज़ुन तो नहीं कर दी? हसनान ने उसे जानबूझकर तपाया जैसे वो तब की क्या। हसनान कसम से मैं ये ख़्याल नहीं करूँगा कि मैं इस वक़्त कहाँ हूँ, मैं सीधा घर आ जाऊँगा, फिर ये नहीं देखूँगा कि लगती कहाँ है। अच्छा, अच्छा सॉरी। मान लिया आप हिटलर के जानशीन हैं, अब प्लीज़ बताएँ। वो सच में उसकी रौबदार शख्सियत को ज़हन में सोचते हुए डरा था। 1 साल पहले का मंज़र उसके ज़हन में घूमा था जब मज़ाक में लड़ते रोशनाल ने उसे पंच मारा था, उसकी नाक से खून बहने लगा था। इरफ़ान दुरानी को जानता है तू? रोशनाल ने उसे याद कर दहानी करवाई थी। हाय वो टकला अंकल जिसकी सार्ट पर झालर बनी हुई है। वो सीने पर हाथ रखता हैरानगी से बोला था। हाँ, हाँ वही। बस उसका ऐसा हाल करना है कि उसकी नस्लें याद रखें और हज़ार बार बाप की राह पर चलने से पहले सोचें। भाई अल्लाह का नाम लें, भाई एवें ना किया करें। बेचारा 3 शादी करके तकरीबन गंजा हो गया और जो उसके 2 बाल उसके सर पे भी हैं, वो भी आपकी नज़र में खटक रहे हैं और इसकी नस्लों से भी आपसे ऐसा इंतकाम लेना है कि आपकी नस्लों ने भी याद रखने हैं। फिर आप भी माज़ी में गंजे हो जाएँगे। सोचिए भाई, सोचिए खुद को सामने रख कर सोचेंगे तो आसानी रहेगी। अपना फ्यूचर देख लें। अपना मुँह बंद रख और मेरी बात सुन। गंजा तूने होना है, मैंने नहीं, क्योंकि कुर्बानी का बकरा मैं तुझे बनाऊँगा। रोशनाल ने इस पर हकीकत खोली थी। क क्या मतलब? मतलब तो मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी देर मुँह बंद रख लो। फिर उसने आधा घंटा लगाकर उसे सारी बातें समझाई थी कि किस तरह उसने इरफ़ान दुरानी को ट्रैप करना है, किस तरह उसको अपनी मीठी बातों में फँसाना है और किस तरह चालाकी से उसके घर में घुसकर उसकी पीठ पर वार करना है। और आखिरी बात सुन, तेरे पास 2 दिन का टाइम है, दही लगा या मक्खन, पर 2 दिन के अंदर तूने उसके घर घुसना है, जिस तरह घुसना है, ये तेरा हेडेक है, मेरा नहीं। फिर आपने मुझे मारा ना कि हर बात हड्डियाँ तोड़ने और मुक्के ठुड्डों से नहीं होती। कुछ बातें प्यार से मक्खन लगाकर, सर पर हाथ फेर कर की जाती हैं। सबकी ज़िंदगी के असूल अपने-अपने हैं। लेकिन हसनाल बख्त की ज़िंदगी का असूल ये है कि वो जिससे नफ़रत करता है, वो इससे पहले मोहब्बत के जाल में फँसाता है। इसकी कमज़ोरी जानता है, फिर उसे ज़ेर करता है। और जो मेरे जाल में फँस जाता है, फिर वो ऐसा फँसता है कि इसकी ज़ंजीरों को नहीं तोड़ सकता। वो जब संजी वो जब संजीदा होता तो इतने जोश से बोलता कि उसे खुद नहीं पता होता कि वो कैसी बातें कर रहा है। ओके, बाय-बाय। ये कहकर रोशनाल ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर लिया था। जबकि वो 5 मिनट अपनी तारीफ़ों के कसीदे पढ़कर खामोश हुआ तो कॉल बंद थी। ज़रूरत के वक़्त शेर को ही बाप आपने बनाया भाई। ये कहकर वो मुस्लिम ख़ौम से चाय पीने लगा था। रोशनाल अब पुरसुकून हुआ था क्योंकि हसनाल ही वाहिद इंसान था जो इसका काम कर सकता था। दिमाग से बोझ हटा।
बकौल हँसनार के उसके आगे अपनी मासूमा का चेहरा याद आया तो वो हँसनार की बातें सोचकर मुस्कुरा दिया। उसने व्हाट्सएप ऑन करके देखा तो खुशकिस्मती से वो ऑनलाइन थी। बस एक बात का गुस्सा था कि वो जब भी कॉल करता वो ऑफलाइन हो जाती। अर्शनाद पिकअप द कॉल। उसने वीडियो कॉल मिलाई और अर्शनाद ने नहीं की तो उसने मैसेज किया। मैसेज तो सीन था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सॉरी, पर मैं पढ़ रही हूँ, आपकी कॉल नहीं उठा सकती। इसका जवाब सुनकर गुस्से में आया था। आई सेड अर्शनाद पिकअप द कॉल। उसने अब वॉइस मैसेज किया था। सॉरी, मैं नहीं उठा सकती, आपने बात करनी है तो मैसेज टाइप कर लें। मिस्टर अशनार, मैं आज घर आ रहा हूँ तो फिर मैं देखना तुम्हारी कैसे स्क्रिप्ट टाइट करता हूँ। मैं 5 दिन घर से बाहर क्या रहा। तुम्हारी रेल तो पटरी से उतर गई। वॉइस मैसेज पर बातें करते हाथों की मुट्ठियों को वो जोर से भींचा था। वो हैरान था कि उसे इग्नोर कर रही है। बेशक वो चाहे जितनी भी उसे चाहता था लेकिन अपना इग्नोर करना वो कभी भूल नहीं सकता था। उसने चाबियां, मोबाइल और लैपटॉप उठाया। साथ में अहमद दुरानी के डॉक्यूमेंट्स को उठाना ना भूलना था। फिर उसने गाड़ी हवा के संग चलाई थी। रोशनार अब पुरसुकून हुआ था क्योंकि हंसनार ही वाहिद इंसान था जो इसका काम कर सकता था। दिमाग से बोझ हटा। बकौल हंसनार के उसके आगे अपनी मासूमा का चेहरा याद आया तो वो हंसनार की बातें सोचकर मुस्कुरा दिया। उसने व्हाट्सएप ऑन करके देखा तो खुशकिस्मती से वो ऑनलाइन थी। बस एक बात का गुस्सा था कि वो जब भी कॉल करता वो ऑफलाइन हो जाती। अर्शनाद पिकअप द कॉल। उसने वीडियो कॉल मिलाई और अर्शनाद ने नहीं की तो उसने मैसेज किया। मैसेज तो सीन था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। सॉरी, पर मैं पढ़ रही हूँ, आपकी कॉल नहीं उठा सकती। इसका जवाब सुनकर गुस्से में आया था। आई सेड अर्शनाद पिक अप द कॉल। उसने अब वॉइस मैसेज किया था। सॉरी, मैं नहीं उठा सकती, आपने बात करनी है तो मैसेज टाइप कर लें। मिस्टर अर्शनाद, मैं आज घर आ रहा हूँ तो फिर मैं देखना तुम्हारी कैसे स्क्रिप्ट टाइट करता हूँ। मैं 5 दिन घर से बाहर क्या रहा। तुम्हारी रेल तो पटरी से उतर गई। वॉइस मैसेज पर बातें करते हाथों की मुट्ठियों को वो जोर से भींचा था। वो हैरान था कि उसे इग्नोर कर रही है। बेशक वो चाहे जितनी भी उससे चाहता था लेकिन अपना इग्नोर करना वो कभी भूल नहीं सकता था। उसने चाबियां, मोबाइल और लैपटॉप उठाया। साथ में अहमद दुरानी के डॉक्यूमेंट्स को उठाना ना भूलना था। फिर उसने गाड़ी हवा के संग चलाई थी। रोशनाल रोशनाल को देखकर इसके हाथों से प्लेट गिरी थी। जब उसने रोशनाल को फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते हुए देखा था, इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ता, रोशनाल ने कमरे की फटी फटी आंखों से उसे देखा और कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। रुको, कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ से उसे खुद से दूर जाता देखकर भागना चाहा लेकिन वो साकत खड़ी रही। जब उसने उसके बाजुओं से पकड़ा था। मेरी कार क्यों नहीं पिक की तुमने? रोशनाल ने इसके गिर्द हिसार बांधा था लेकिन इसके होश और हसन को देखकर वो मस्मराइज हो गया था। घुटनों से आते नीचे अपनी शर्ट में देखा तो दिल ही दिल में उसके हसन की दाद दी थी। वो इतने दिन बाद देखता अपनी छोटी सी मासूमा को देखा तो खुद भी काबू न रख सका तो उसे अपने बाजू में उठा लिया था। वो मुझे नीचे उतारे। कसम से आप इस बात पे मारेंगे कि मैंने आपकी शर्ट पहनी है तो मैंने मजबूरी में पहनी है। आपने कपड़े सारे धो के रखे हैं मैंने, बस इसलिए। वो खुद को उसके सामने बगैर दुपट्टे में देखकर ढेरों शर्म आई थी और उसने दिन दिन में आज के दिन पर लानत भी भेजी थी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला उसके दिमाग के फ्यूज उड़े थे और अशनान को बाजू से उतारता गया। इसके कमरे की एक चीज़ भी अपनी जगह पर नहीं थी। कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। घड़ियाँ, जेंट्स परफ्यूम उसके बिस्तर पर था। साथ में अशनान के दुपट्टे भी पड़े हुए थे और उसने अशनान की तरफ घूरा था जो आंखें बंद किए खड़ी थी। जाओ, 1 मिनट में कपड़े चेंज करो और ये रूम साफ करो। ये ना मेरा मीठा घूम जाओ तुम्हारी शामत आ जाए। उसने लहजे पर हद दर्जा काबू पाते हुए कहा था, वरना दिल तो इसका कर रहा था कि इसको इतनी लगाए कि आगे वो आइंदा ये काम करने का ना सोचे। पर मेरे कपड़े गीले। वो मैंने मनाई थी। आई डोंट केयर, अपने कपड़े पहनो। मैं ज़रा सा घर से क्या गया, तुमने घर का कपड़ा खाना बना दिया। तो जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो जल्दी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुमने। इसकी इसके बाद उसने कोई बात नहीं की थी। अपने कपड़े चेंज किए वापस आई तो उसने देखा वो अपने कपड़े ज़मीन पर से उठा रहा था। मैं ये कर लेती हूँ। रोशना ने एक नज़र उसे देखा जो बड़बड़ाती उसके हाथ से कपड़े लेने की कोशिश करने लगी थी। बेटा ये तुम नहीं करना है, मैं बस कपड़े उठा रहा हूँ। उसको देखते हुए जवाब देने लगा जो गुलाबी कपड़ों में सर पे नफासे से दुपट्टा किए खुद भी कोई गुलाब लग रही थी। जाओ ये कपड़े धोकर आओ, सारे जो जो गंदे किए हैं।
پر اتنی رات اور سردی بھی بہت ہے. میں نے تم سے آرگومنٹ مانگا ہے. جا کے میرے سارے کپڑے واش کرو اتنے. وہ غصے سے بولا تھا. میں بھی جا رہا ہوں. 1 گھنٹے تک واپس آؤں تو مجھے میرا کمرہ ایگزیکٹ نیٹ اینڈ کلین ملے. مسز روشنال. یہ کہہ کر وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی جو رونے پہ آئی ہوئی تھی. اس کے جانے سے پہلے تو وہ بیٹھ کر پھوٹ کر رو بھی تھی. پھر اس کے سارے کپڑے اٹھائے واشنگ مشین تک لگائے تھے اور سرف ڈال کے کپڑے مشین میں ڈالے. خود اس کے کمرے میں آئے تھے صفائی کے لیے. اس کی بیڈ شیٹ اٹھا کے چینج کی تھی. اس کی ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ کی. وہ ساتھ ساتھ اس کے کمرے میں جا کر کام کرتی اور ساتھ ساتھ واشنگ مشین سے کپڑے نکال کر ڈرائر کرتی. اس کے سارے کپڑے تقریباً گھنٹے میں دھلے تھے. بالکونی پہ ڈال کر آئی تھی اور اس کے کمرے کا پونچھا لگا کر وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تھی. لیکن اس 1.5 گھنٹے کی محنت نے اسے تھکا دیا تھا. تھکن سے اس کے کندھوں پر درد ہونے لگا تھا. وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بے رخیاں سہتے سہتے تھک گئی تھی. روشنا نے آج پھر اسے غصے سے بات کی تھی. وہ اس کا سخت رویہ سہتے سہتے تھک گئی تھی. اپنے کمرے میں بیٹھی اب رو رہی تھی. تھوڑی دیر بعد پھر اٹھی اور کچن صاف کیا کہ کہیں وہ اسے گندا کچن دیکھ کر پھر سے ڈانٹنے نہ لگ جائے. کچن تو صاف تھا لیکن اس نے ہر چیز سمیٹی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر دم لیا. موبائل دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا. وہ بدحواس ہوئی تھی. اگر اس کے پاس موبائل ہوا اور اس نے تصویریں دیکھی تو وہ تو اسے مار ڈالے گا. لیکن اپنے فون پر پاسورڈ کا سوچ کر اس کے کانپتے دل کو سکون ملا تھا کہ کم از کم فون لاکڈ تو ہے. لیکن یہ سوچتی وہ پرسکون ہوئی اور مشین کا پانی نکال کر صاف کر کے اپنی جگہ پر مشین رکھی. سارے کام کرنے کے بعد اس کا جوڑ دکھنے لگا تھا. سر میں علیحدہ سے درد تھا. سردی سے جیسے اس کی ہڈیوں سے دھواں نکلا تھا اور وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی. وہ کھانا لگ کر اس کی چیزیں لے کر کمرے میں گھر آیا تھا اور لانچ کے ٹیبل پر رکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا. مسلسل 5 راتوں سے وہ سو نہیں پایا تھا. کبھی کسی کا کیس تو کبھی کسی کا. وہ بہت تھکا ہوا تھا. اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو ہر چمکتا ہوا کمرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہی نہیں کر پائی کہ اس ننھی سی جان نے اتنے تھوڑے وقت میں یہ کام سر انجام دیا تھا. ہر چیز نفاست سے لگی تھی. اس کی گھڑیاں ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ تھی. لیکن اس کا دل تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آرام کر لے گا کیونکہ اس کے کمرے کا فرش ہلکا ہلکا گیلا تھا. اپنا کمرہ پرفیکٹ دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی. اشنا. اس نے 2-3 دفعہ پکارا تھا کہ آواز نہ پا کر اس کا کمرہ دروازہ کھولا تھا. وہی نہیں کپڑے بھیگے کپڑوں میں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی. پانی لے آؤ. اس کے حکم پر وہ جلدی سے اٹھے جبکہ اسی کی ہی بیڈ پر وہ لیٹ گیا تھا. پانی پی لے. پانی لے کر آئے تو اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اس کو پکارا تھا. روشنال پانی پینے کے لیے اٹھا اور اس کا چہرہ دیکھا تو اسے سرخ لگا تھا. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں. وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جب سے باہر سے واپس آیا تب سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی. گلاس نہیں تو اس کے ہاتھ سے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ ٹچ کیا تھا. اسے اشنال کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں گرم محسوس ہوا تھا. پانی کا گلاس لے کر پانی پیا. اس کو دیکھا جو واپس مڑ رہی تھی. رشنال نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے تھام کر اپنے پاس بٹھایا. اس کی حرکت پر رشنال کی جان نکلی تھی. رشنال کو ڈر لگا تھا. وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے ہاتھ پہ نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی. اس کو تھوڑی سی پکڑ کر چہرے کو اونچا کیا. وہ نظریں جھکا کر ایسے بیٹھی رہی. ادھر دیکھو. اشنال نے اسے پکارا جو جانے اپنے خالی ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی. روشنال کی آواز پر بمشکل اس نے اپنی بھاری ہوتے پلکیں اٹھائی تھی. اس کی ہرنی جیسی نشیلی آنکھیں دیکھ کر روشنال کا دل دھڑکا تھا اور اس نے آج کتنے مہینوں بعد احساس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھی اس کی معصوم سی بیوی کا دل ہے جو اس کی سخت باتوں سے دکھتا ہے. وہ اس کے بالکل قریب ہوا تھا. دونوں کے درمیان صرف خاموشی تھی. اس کو اپنے قریب دیکھ کر اشنال کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی تھی. اس کی طرف جھکتے روشنال نے اس کی نم آنکھوں کو چھوا تھا. اس کی آنکھوں کو معطر کرتے روشنال کو لگا کہ اس کی تھکاوٹ ایک پل میں اتر گئی ہے. بخار ہو رہا ہے تمہیں. اس کے دہکتے گلابی گال دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے روشنال نے کہا. نہیں. اشنال اس کے اقدامات پر خوفزدہ ہوئے اور بند آنکھیں کر کے کہتے ہوئے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا. پوچھ نہیں رہا بتا رہا ہوں کہ تمہیں بخار ہے. ادھر لیٹو میں آ رہا ہوں. وہ یہ کہتا اس کے اوپر کمپیوٹر ڈالتا کچن میں چلا گیا. کچن میں آ کے پہلے اس کے لیے کھانا نکال کر اوون میں گرم کیا اور برگر سینڈوچ نکالتا علیحدہ پلیٹ میں گرم کر کے 2 کپ چائے بھی بنائی. کمرے میں آ کر اس کی طرف دیکھا. وہ شاید تھکن کے زیر سے سو رہی تھی. کھانا اور چائے کے کپ ٹرے میں تھے. اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے پاس بیٹھا. اشنال اٹھو. اس نے گال پر ہاتھ رکھ کے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پکارا تھا. اشنال نے اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تو ایک دم سے اٹھنا چاہا لیکن اس کی کوشش میں اس کا سر روشنال کی کسادہ
सीने से मस हुआ था और वो जल्दी से पीछे हुई थी। खाना खाओ। रोशना ने जब इसे करंट खाकर पल पीछे मुड़ते देखा तो मुस्कुराहट दबाई। रोशना ने उसके सामने चिकन सैंडविच और बर्गर रखा था। मुझे भूख नहीं है। उसके सामने देखकर वो डरी थी। एक खाओ या बेशक दो खाओ, पर मुझे इनमें से एक चीज़ फिनिश चाहिए थी दोपहर। वह सख्ती से बोला था, जबकि अर्चना फिर नहीं बोली, खामोशी से खाने लग गई। इसकी हलक में नवाला अटका तो वो जोर जोर से खांसने लगी। खांसते हुए इसकी हालत बुरी हो गई थी। रोशना ने उसे साथ लगाया और उसकी पुश्त को सहलाने लगा। वो सांस लेते खुद को नॉर्मल करने लगी, मगर जब थोड़ी सी आवाज़ बहाल हुई तो बुखला कर उससे दूर हुई। ये दबा लो। वो टैबलेट पकड़ाते हुए बोला। इसको खामोश देखकर वो टैबलेट लेते ना देख रोशना ने जबरदस्ती इसका मुंह खोला और गोली मुंह में रखकर इसको पानी पिला दिया। ये लो, चाय पी लो। उसने बिना तमीज चाय थाम के पीना शुरू कर दी। जितनी देर वो चाय पीती रही उतनी देर रोशना की नजरें उसके चेहरे का तवाफ करते रही। चाय पी चुकी तो उसे कप थमाया जिसे रोशना थाम के साइड पर रखा था। चल अब सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है, आराम करो। सुबह तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला और इसका लहजा नरम मगर संजीदा था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं अब ठीक हूँ। वो घबरा कर बोली थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने कमरे में आराम करे, लेकिन ये उसका दिल ही चाह सकता था। इसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। इसलिए उसने कहा कि वो उसकी बात सुनकर उठ जाएगा। गुड, ये तो अच्छी बात है। जाओ अकाउंट की बुक लेकर आओ, यहाँ कोई और ले आओ, काम सुनाओ। उसको एक तरफ देखकर अपनी बियर्ड गालों पर हाथ फेरते हुए उसको आज़ाद किया कि वो बुक ले आए। अभी आंखें फाड़ कर अपने सूखे गले हालत को तर करते हुए उसकी सिर्फ जुबान से इतना ही निकला था। जी बिल्कुल, अभी जल्द ले आओ। उसकी बात पर पक्की मोहर लगी थी। वो डरते डरते बुक ले आई और उसे पकड़ाई। रोशना ने रजिस्टर खोलकर उसे पकड़ा और खुद क्वेश्चन निकाले थे। कौन सा चैप्टर कर रहा हूँ? उसने उसकी तरफ देखा था जो उससे दूर बेड के कोने पर बैठी हुई थी। कंसाइनमेंट, ये तो उसी अल्फाज से समझा है। रोशना को ये चैप्टर आता था। जानबूझकर बोली, ये क्वेश्चन करके उसे जल्दी से वो छुट्टी दे देगा और वो अपनी जान छुड़ा लेगी। पास आओ मेरे। मैंने राइफल नहीं उठाई जो तुम्हें दे मारूंगा। इसके दूर बैठने पर उसने तंज किया था। ये काम तो आप जुबान से भी सरअंजाम दे रहे हैं, उसने दिल में कहा था। ये क्वेश्चन अब खुद करो, तब तक मैं आराम कर लूँ। एक क्वेश्चन करवा के वो खुद आंखों पर हाथ रखकर लेट गया था। मुझे तो ऐसे लगता जैसे ये शख्स रोबोट है। एहसासात से आ रही पत्थर थे। ये समझते हैं अपने सीने में दिल नहीं है तो दूसरे के सीने में भी दिल नहीं होगा। खुद भी बोल रहे हैं, दूसरों को भी अपने रंग में रंगना चाहते हैं। वो 5 मिनट बाद इसके चेहरे पर चोर निगाह डालकर बोली जो काले रंग के कपड़े पहने आंखों पर हाथ रखे शायद लेटा सो रहा था। बिला शुबा वो एक शानदार शख्स था। रोशना ने जब भी उसे देखा वो आंखों पर हाथ रखकर सोया हुआ था। गोया सोते हुए भी अपनी आंखों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी देती। इसकी भरपूर मर्दानगी देखकर स्नाबक की एक दफ़ा धड़कनें मुंतशिर हुई थी। उसकी गर्दन पे तिल देखा और अपनी निगाहें झुकाई थी। वह वो सोते हुए भी उसे देख रहा हो। वो सवाल कर चुकी थी तो एक बार फिर से चोर निगाह इस पर डाली। जैसे ही उसकी नज़र उसकी पॉकेट में पड़े अपने फ़ोन पर पड़ी तो वो फ़ोन उठाने की कोशिश में उसके नज़दीक हुई। उसने सोचा आराम से अपना फ़ोन उठाकर हट जाएगी और अपने तस्वीर डिलीट कर देगी। उसके कांपते हाथ उसके साइड पॉकेट पे आए थे और उसने फ़ोन हाथ उठाया तो उसने कोई चीज़ अपनी कमर पर रेंगते हुए महसूस की। क्या कर रही थी? रोशना ने उसे अपने ऊपर किया और खड़े तेवलों से पूछ रहा था। मैं कुछ नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुम्हारे हाथ मेरी पॉकेट तक आए कैसे? इतनी इजाज़त मैंने खुद को नहीं दी और ना किसी दूसरे तीसरे को देता हूँ कि वो मेरे साथ तक पहुँचे और उलझे। इसकी सख्त लहजे पर रोशना अपनी आंखों पर आए आंसू को जब्त करने लगी और 1 मिनट में दूसरा तीसरा कर गया था। छोड़ी मुझे। वो उसकी गुर्बत में बल्कि और पीछे हुई। मैं सितम करके बदलते लहजे को समझ नहीं पा रही थी और ये अजीब सा शख्स बहुत ही अजीब था। इसको देखकर जब मुश्किल अपने आंसू पर बंद बांध रही थी। इसकी रोने की चुगली खाती आंखें, इसका सुर्ख अनारी चेहरा, उसको रोने की तैयारी पकड़ता देख उसने पहले उसको अपने साथ लगाया और रोते हुए उससे अपने आप छुड़ाकर बाहर भागी थी। जबकि वो पीछे हटा रोशनाल ने उसे जाते देखा तो निगाह अपने साथ पड़े इसके फ़ोन पे पड़ी। फ़ोन उठा के ऑन किया तो वॉलपेपर पर इसकी पिक दिखी जो इसकी शर्ट में पोस्ट में बिल्कुल क्यूट सी लगी थी। इसकी अपने करीब आने की वजह समझ आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और अपने गुस्से पर गुस्सा भी आया था कि क्यों डांटा उसे। इसकी तस्वीर पर अपने होंठ रखे और फ़ोन खोलना चाहा लेकिन पासवर्ड था।
تقریباً 15 منٹ بعد کچھ دوستتے ہوئے باہر نکلا تو اس کو لاؤنج کے صوفے پہ سویا ہوا پایا۔ انوسینٹ اینگری برڈ، یہ کہہ کر اس نے دیکھا اس کی روئی روئی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ روتے روتے سوئی ہے۔ اندر سے کپ واٹر لا کر اس پر ڈالا اور اس کی آنکھوں کو چھوتے ہوئے وہ خود سونے چلا گیا۔ چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اب اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا تاکہ ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔